कक्षा छठी, विषय विज्ञान, अध्याय शरीर में गति। गति क्या होती है? किसी जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसकी गति कहलाता है। शरीर के संदर्भ में गति क्या होती है? पूरे शरीर या शरीर के किसी हिस्से के स्थान में हल्का सा बदलाव शरीर में होने वाली गति कहलाती है। क्या आप जानते हैं कि जब आप बिल्कुल शांत बैठे होते हैं तब भी आपके शरीर में बहुत प्रकार की गतियां हो रही होती हैं, जैसे कि पलकें झपकना, सांस लेना, हृदय का धड़कना, धमनियों में रक्त प्रवाह आदि, चलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग लगाना, रेंगना, तैरना आदि गति के विभिन्न तरीके हैं जो जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। हमारा आज का विषय शरीर में होने वाली गति के बारे में है, जिसमें आप गति में प्रयोग आने वाले अंगों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आप यह भी जानेंगे कि अन्य जंतु किस प्रकार से गति करते हैं। आइए आरंभ करते हैं एक वीडियो से, जिसमें आपके शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के दौरान प्रयोग में आने वाली संधियां देखने को मिलेंगी। आप ध्यान से देखिएगा। संधियां बनाने वाली हड्डियों की अलग अलग बनावट हमारे शरीर को अलग अलग गति प्रदान करती है। तो हम आरंभ करते हैं पहला वीडियो, जिसका नाम है संधियां, प्रकार एवं आकार। संधियां, प्रकार एवं आकार। संधियां वे क्षेत्र होते हैं जहां दो हड्डियां मिलती हैं। संधियां आपके कंकाल को गति करने में सहायक होती हैं। संधियों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, चल संधि और अचल संधि। आइए आज हम जोड़ों या संधियों के बारे में जानें। यहाँ कुछ चल प्रकार की संधियां हैं। कंदुक गर्तिका संधि, कब्जा संधि और घुमावदार संधि। कंदुक गर्तिका संधि यह भुजा और कूल्हे के जोड़ों में होती है। यह संधि अनेक प्रकार की गति प्रदान करती है, जैसे सभी तलों में गति तथा केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति। बॉल और सॉकेट संधि एक बॉल आकार की हड्डी से बनी होती है, जो दूसरी हड्डी के एक कप के आकार के सॉकेट से जुड़ी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था से हाथ की हड्डियां भुजा को 360 डिग्री वृत्त में घुमा सकती हैं। हिंज संधि यानी कि कब्जा संधि, यह घुटने, कोहनी और उंगलियों में होती है। यह संधि आगे पीछे की गति प्रदान करती है। कब्जा संधि में एक हड्डी का उत्तल पृष्ठ दूसरी हड्डी के अवतल पृष्ठ में लगा होता है। उदाहरण के लिए प्रगंडिका का ट्रोक्लिया अंतः प्रकोष्ठिका द्वारा निर्मित गुहा के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार की संधि से केवल एक तल में गति मिलती है, जैसे कब्जे वाले दरवाजे की गति। इसी प्रकार की व्यवस्था घुटने के जोड़ में देखने को मिलती है। अगली है घुमावदार संधि। यह गर्दन को घूर्णन गति देती है। अक्ष दूसरा ग्रीवा कशेरुक है। इसमें धुराग्र जैसी संरचना दंताभ प्रवर्ध होती है, जिसके चारों ओर एटलस घूमता है।
अचल संधि। अचल संधियां बहुत निकट की हड्डियों के बीच पाई जाती हैं, जैसे कपाल की हड्डियां। दो हड्डियों के बीच टांके मौजूद होते हैं, लेकिन हड्डियों के बीच कोई सक्रिय गति उत्पन्न नहीं होती। मानव कंकाल विभिन्न हड्डियों से बना होता है और यह हमारे शरीर के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। कंकालीय एक्स किरण एक इमेजिंग तकनीक है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल हड्डियों की आकृतियों, हड्डियों की संख्या और हड्डी की चोटों आदि के अध्ययन के लिए किया जाता है। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न है, कंदुक गर्तिका संधि किस प्रकार की गति देती है? इसका सही उत्तर है सभी तलों में घूर्णन गति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संधि केवल एक तल में आगे पीछे की गति की अनुमति देती है? इसका सही उत्तर है कब्जा संधि। अगला प्रश्न है, हमारे घुटने में किस प्रकार की संधि होती है? इसका सही उत्तर है कब्जा संधि। अगला प्रश्न है, कंकाल के किस भाग में अचल संधियां देखी जा सकती हैं? इसका सही उत्तर है कपाल में। अगला प्रश्न है, हड्डियों की चोट का लक्षण पता करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है एक्स किरणों का। इसके बाद आइए अब हम देखते हैं कि विभिन्न जंतुओं की गति में प्रयोग आने वाले अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं। गति में सहायक अंग। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता को गति कहते हैं। आइए विभिन्न जीवों में गति के अंगों के बारे में जानते हैं। अमीबा अपने शरीर के एक हिस्से को खींचकर लंबा करता है और तब शेष हिस्से को उसकी ओर खींचता है। अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कूटपाद का प्रयोग करता है। केंचुआ मांसपेशियों की मदद से अपने अगले हिस्से को खींचता है और फिर पीछे के बाकी हिस्सों को आगे की ओर खींच लेता है। जलीय जीवों में मछली अपने पंखों को आगे पीछे की ओर हिलाकर गति करती है। मछली में कई अन्य अनुकूलन भी होते हैं, जिनसे उन्हें जल में जीवित रहने में मदद मिलती है। गलफड़े से मछली को पानी से ऑक्सीजन लेने में मदद मिलती है। मछली की विशेष आँखें भी उन्हें पानी की गहराइयों में देखने में मदद करती हैं। मेंढकों के पास बड़े पेशीय पश्चपाद होते हैं, जो उन्हें हवा में उछलने में मदद करते हैं। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पक्षियों के कंकाल भी उन्हें उड़ने में अत्यधिक मदद करते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं और काफी हल्की होती हैं।
पक्षी जरूरत के अनुसार अलग अलग तरह की उड़ान भरते हैं। सांप पाद विहीन कशेरुक होते हैं, पर सतह के विरुद्ध पेशीय दबाव के जरिए ये रेंग सकते हैं। सांप सतह व जरूरत के अनुसार अलग तरह से गति कर सकते हैं। मानव में संचलन दो प्रणालियों के समन्वय द्वारा उत्पन्न होता है, अस्थि तंत्र तथा मांसपेशीय तंत्र। घोंघा पैरों में मौजूद मजबूत पेशियों के जरिए चलता है। आइए अब हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देकर आज के विषय को दोहराते हैं। प्रश्न है, कौन सा जीव कूटपाद का निर्माण कर आगे बढ़ता है? इसका सही उत्तर है अमीबा। अगला प्रश्न है, पक्षियों के कौन से पाद पंखों में रूपांतरित होते हैं? इसका सही उत्तर है अग्रपाद। अगला प्रश्न है, मेंढकों के पास क्या होता है जो उन्हें हवा में उछलने में मदद करता है? इसका सही उत्तर है पेशीय पश्चपाद। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव वक्रों का निर्माण करते हुए अपने शरीर को ढकेलकर गति करता है? इसका सही उत्तर है सर्प। अगला प्रश्न है, क्या यह सही है कि मानव में संचालन दो प्रणालियों के समन्वय द्वारा उत्पन्न होता है, अस्थि तंत्र तथा मांसपेशीय तंत्र? हाँ, यह सही है। अमीबा में गति प्रचलन, इस इकाई को पूरा करने में आप इन सब में सक्षम हो पाएंगे। अमीबा की संरचना का वर्णन करने में, अमीबा में प्रचलन अंगों के नाम बताने में, अमीबा में प्रचलन के तरीकों को बताने में। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से बना होता है। इसका कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य रस और आंतर रस। बाह्य रस ठीक प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा लेमा से सटे होते हैं। बाह्य रस स्पष्ट होता है, जबकि आंतर रस कोशिकीय कणों और सूक्ष्म संरचनाओं से भरा होता है। आंतर रस बाह्य रस और केंद्रक झिल्ली के बीच स्थित होता है। आंतर रस कूटपाद यानी कि स्यूडोपोडिया के निर्माण द्वारा अमीबा की गति में योगदान देता है। कोशिका द्रव्य में केंद्रक और कई अन्य समावेशन मौजूद होते हैं। अमीबा उंगली की तरह अस्थायी प्रवर्ध निर्माण क्रियाओं द्वारा अपना खास अमीबीय चलन दिखाता है। इस चलन के लिए अग्रिम छोर पर कोशिका द्रव्य सघन होकर एक मोटा प्रवर्ध बनाता है। धीरे धीरे विस्तारित पैर जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसकी मदद से शरीर सिकुड़ता है और आगे बढ़ता है। इस तरीके से अमीबा अनियमित तरीके से चलता है। पहले एक तरफ बहता है, फिर दूसरी तरफ। जैसे ही नए कूटपाद बनते हैं, पुराने पीछे बहते हुए उसमें समा जाते हैं। इस तरह की गति बहुत धीमी होती है और जीव किसी एक दिशा में लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकता है। अमीबा की कुछ जातियों में गमन सतह पर लोटन द्वारा होता है। यह कोशिका द्रव्य के धारा रूपी गति और शरीर की लोटन क्रिया के कारण होता है।
ये दो प्रक्रियाएं अमीबा में गमन का कारण बनती हैं। आइए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न: अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्या यह सही है? हाँ, ये सही है। प्रश्न: अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है। प्रश्न: अमीबा का शरीर एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है प्लाज्मा लेमा या कोशिका झिल्ली। प्रश्न: अमीबा कूटपाद द्वारा गमन करता है। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है। प्रश्न: ढलान वाली सतह पर अमीबा किस प्रकार का गमन प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब है लोटन द्वारा गमन। हाइड्रा में गति। इस इकाई के पूर्ण होने पर विद्यार्थी निम्न में सक्षम होंगे: हाइड्रा में गति के तरीकों को पहचानने में, हाइड्रा में गति के तरीकों का वर्णन करने में। आमतौर पर हाइड्रा बेसल डिस्क द्वारा किसी सतह से जुड़ा रहता है। वहां ये अपने टेंटिकल्स से अलग अलग उद्दीपनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करके विभिन्न प्रकार की गतियां करता है। आइए हम कुछ गतियों पर चर्चा करें जिसके माध्यम से हाइड्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। समरसॉल्टिंग। इस प्रकार की गति में हाइड्रा अपने शरीर को एक तरफ झुकाते हुए बढ़ाता है। हाइड्रा अपने टेंटेकल्स के जाल पर खड़ा हो जाता है तो शरीर दृढ़ता से सिकुड़ता है जब तक ये एक छोटे बटन की तरह न बन जाए। अब ये अपने शरीर को बढ़ाता है और उपसतह पर बेसल डिस्क को स्थानांतरित करने के लिए झुकता है। धीरे धीरे ये निचली पकड़ को ढीला कर देता है। इस गति को बार बार दोहराया जाता है और इस तरह हाइड्रा चलता रहता है। लूपिंग। ये हाइड्रा में सामान्य प्रकार की गति होती है। खड़े होने की स्थिति में ये अपने शरीर को पहले फैलाता है और फिर झुकाता है। इसके बाद बेसल डिस्क को सतह से अलग करता है। टेंटेकल्स जाल के पास बेसल डिस्क को पुनः सतह पर चिपकाता है और फिर अपने टेंटेकल्स के जाल को उठाकर सीधी पोजीशन में आ जाता है। चढ़ाई के माध्यम से हाइड्रा एक सीमित क्षेत्र में अपना स्थान बदलता है। ये जीव किसी वस्तु पर अपने टेंटेकल्स को चिपकाकर चढ़ते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदकर गति करते हैं। फ्लोटिंग यानी कि तैरना। हाइड्रा गैस के बुलबुले उत्पन्न करता है जो बेसल डिस्क कोशिकाओं द्वारा पैदा की जाती है। ये बुलबुले इस जीव को पानी की सतह पर तैरने में मदद करते हैं। ऐसी स्थिति में ये जीव निष्क्रिय रहता है और पानी के प्रवाह द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। आइए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न: क्या ये कथन सही है कि हाइड्रा अपने टेंटिकल्स के जाल से भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की गति करता है? हाँ, ये सही है। प्रश्न: किस प्रकार की गति में हाइड्रा अपने शरीर को बढ़ाता है तथा एक तरफ झुककर तल पर अपने टेंटिकल्स के जाल को रखता है? समरसॉल्टिंग में। प्रश्न: हाइड्रा गैस के बुलबुले उत्पन्न करता है जो कि इसे डैश मदद करते हैं तैरने में।
प्रश्न, हाइड्रा के चलने का एक तरीका चढ़ाई भी है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये सही है। प्रश्न, लूपिंग हाइड्रा में गति करने का एक सामान्य तरीका है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये सही है। अब आप इसी अध्याय से संबंधित कुछ अन्य वीडियोस भी यहाँ देखें, जो आपको कंकाल तंत्र, नाड़ी तंत्र और विभिन्न प्रकार की पेशियों के बारे में जानकारी देंगे। मांसपेशियां एवं गतियां। मानव शरीर कैसे गतिशील रहता है? हमारा शरीर हड्डियों व मांसपेशियों की मदद से अलग अलग प्रकार की गति करता है। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं, जो हमें विभिन्न तरह की गतिविधियां करने में मदद करती हैं। आओ इन मांसपेशियों के बारे में जानें। मांसपेशियां हमें हमारे शरीर में गतिविधियां करने में मदद करती हैं। हमारे शरीर में लगभग 625 मांसपेशियां होती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी हमारी जीभ होती है? मांसपेशियां हड्डियों से कंडराओं द्वारा जुड़ी होती हैं। मांसपेशियों के 3 प्रकार ये हैं: स्केलेटल यानी कि रेखित पेशी, स्मूथ यानी कि चिकनी पेशी और कार्डिक पेशी। रेखित पेशियां मुख्यतः उन सभी अंगों में पाई जाती हैं जिनकी गतिविधियां हमारे नियंत्रण में होती हैं। स्केलेटल मांसपेशियों का एक दिलचस्प गुण यह होता है कि इसके प्रत्येक तंतु में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। रेखित पेशी तंतु एक्टिन और मायोसिन बैंड्स के कारण धारीदार होते नजर आती हैं। स्मूथ यानी कि चिकनी पेशियां हृदय के अलावा अंदर के सभी अंगों में होती हैं। ये मांसपेशियां सारी अनैच्छिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। स्मूथ मांसपेशियों में धारियां नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें स्मूथ कहते हैं। कार्डिक मांसपेशियां भी अनैच्छिक मांसपेशी तंतुओं से बनी होती हैं। ये मांसपेशियां बिना थके हुए दिन रात काम करती हैं। जब एक कार्डिक मांसपेशी तंतु को सिकुड़ने का संकेत मिलता है, तो वो उस संकेत को अपने सारे पड़ोसी मांसपेशी तंतुओं तक पहुंचा देता है और इससे हमारा हृदय धड़कता है। प्रश्न: मांसपेशी का सिकुड़ना हड्डियों को खींचता है, जिससे शरीर में गति होती है। सही उत्तर है सही। प्रश्न: हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी हमारी जीभ होती है। सही उत्तर है सही। प्रश्न: कौन सा ऊतक हमारे शरीर में गतिविधि के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर है पेशीय ऊतक। प्रश्न: जब आप चलते हैं तो आप अपने हाथों और टांगों को हिलाते हैं। इसके लिए कौन सी मांसपेशियां जिम्मेदार होती हैं? सही उत्तर है स्केलेटल यानी रेखित। प्रश्न: कौन सी मांसपेशियां अनैच्छिक कार्यों को करती हैं? सही उत्तर है स्मूथ यानी चिकनी। प्रश्न: ऐच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? सही उत्तर है हाथों में
प्रश्न, जो मांसपेशियां बिना थके हुए हमारी सारी जिंदगी काम करती हैं, वो हैं? सही उत्तर है कार्डिक। प्रश्न, कंडराओं का क्या कार्य है? सही उत्तर है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना। कंकाल तंत्र। वयस्क मानव के कंकाल तंत्र में 206 हड्डियों के साथ साथ कंडरा, स्नायु और उपास्थियां होती हैं, जो इन हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। आइए आज हम कंकाल तंत्र के बारे में जानें। इस इकाई को पूरा कर लेने के बाद विद्यार्थी निम्न में सक्षम होंगे: कंकाल तंत्र के अंगों के नाम बताने में, कंकाल तंत्र के कार्यों की सूची बनाने में, मानव कंकाल में मौजूद प्रमुख हड्डियों की पहचान करने में। आइए हम रीढ़ से आरंभ करें। यह कंकाल का मुख्य अक्ष बनाती है। कशेरुक रीढ़ रज्जु 33 छोटी हड्डियों का बना होता है। पसली पिंजर एक पिंजरे की जैसी संरचना होती है, जो 12 जोड़ी पसलियों से बनी होती है। पहली 10 जोड़ी पसलियां वक्षास्थि से जुड़ी होती हैं। आखिरी 2 जोड़ी पसलियों को चल पसलियां कहते हैं, जो केवल रीढ़ रज्जु से जुड़ी होती हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की मेखलाएं होती हैं: अंश मेखला, जिसे स्कंध मेखला, और श्रेणी मेखला, जिसे कुल्हा मेखला भी कहते हैं। ह्यूमेरस अग्रपाद की हड्डी होती है। नीचे का भाग 2 हड्डियों रेडियस और अल्ना से बना होता है। हाथ में 27 छोटी हड्डियां होती हैं। पश्चपाद की हड्डियों के ऊपरी भाग में सबसे लंबी अस्थि फीमर और नीचे के भाग में 2 लंबी हड्डियां टिबिया और फिबुला होती हैं। 8 हड्डियां कपाल गुहा बनाती हैं, जो मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती हैं। एक वयस्क का शरीर 206 हड्डियों से बना होता है। फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। कान के अंदर में स्थित स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कंकाल तंत्र शरीर को आकार प्रदान करता है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल शरीर को गतिमान रखने में मदद करता है। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंकाल तंत्र का नहीं है? इसका सही उत्तर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। अगला प्रश्न है, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी शरीर के किस भाग में मौजूद रहती है? इसका सही उत्तर है कान में। अगला प्रश्न है, रेडियस और अल्ना शरीर के किस हिस्से में उपस्थित रहती हैं? इसका सही उत्तर है अग्रपाद में। अगला प्रश्न है, कंधे में मौजूद हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है अंश मेखला। अगला प्रश्न है, पसलियां किस प्रमुख संरचना में उपस्थित रहती हैं? इसका सही उत्तर है पसली पिंजर में। स्नायु के प्रकार। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। धागे की तरह बनी हुई संरचनाओं, जिन्हें स्नायु कहते हैं, की सहायता से हमारा मस्तिष्क चलना, बात करना, सोचना, महसूस करना, सांस लेना आदि क्रियाओं के लिए शरीर को आदेश देता है। आओ आज हमारे शरीर में उपस्थित 3 प्रकार की स्नायु के बारे में जानें। मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु
स्नायु। हमारे तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य भाग हैं। रीढ़ रज्जु हमारे मस्तिष्क की निरंतरता में उपस्थित होती है। हमारा मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों से स्नायु के द्वारा संदेश प्राप्त करता है। संदेशों को लाने और ले जाने के लिए 3 तरह की स्नायु होती हैं। जो स्नायु मस्तिष्क तक संदेश ले जाती हैं, उन्हें संवेदी स्नायु कहते हैं। संवेदी स्नायु ज्ञानेंद्रियों से संदेश लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। वो स्नायु जो शरीर के भागों तक जाकर उन्हें काम करने का संदेश देती हैं, उनको प्रेरक स्नायु कहते हैं। वे मस्तिष्क एवं रीढ़ रज्जु से आवेगों को मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं। कुछ स्नायु मस्तिष्क तक संदेश भी ले जाती है और शरीर के भागों को काम करने के लिए संदेश भी देती हैं। उन्हें मिश्रित स्नायु कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। शरीर के किसी भी भाग के किसी बाहरी परिवर्तन के कारण हुई अनैच्छिक प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझें कि यह क्रिया इतनी जल्दी और बिना सतर्कता से हमारे शरीर में कैसे होती है। गलती से जब हम किसी नुकीली चीज को छू लेते हैं तो हम अपना हाथ झटके से हटा लेते हैं। यह अपने आप को खतरे से बचाने के लिए मस्तिष्क को बिना शामिल किए हुए एक क्रिया होती है। इस क्रिया में मस्तिष्क से कोई निर्देश नहीं मिलते हैं, बल्कि हमारी रीढ़ रज्जु के निर्देश से ही यह संभव हो पाता है। यह काम इतनी जल्दी से होता है कि मस्तिष्क को इसके बारे में पता तक नहीं चल पाता है। आओ कुछ छोटे प्रश्नों के उत्तर देकर जानें कि आज हमने स्नायु व उनके प्रकार के बारे में क्या सीखा है। प्रश्न, नाड़ी तंत्र इन 3 भागों से बना होता है। सही उत्तर है मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और स्नायु। प्रश्न, संवेदी स्नायु किस प्रकार के आवेग को लेकर जाती है? सही उत्तर है ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तक। प्रश्न, प्रेरक स्नायु आवेगों को कहां से कहां तक ले जाती हैं? सही उत्तर है मस्तिष्क से मांसपेशियों तक। प्रश्न, मिश्रित स्नायु प्रेरक और संवेदी दोनों तरह के तंतुओं से बनी होती है। सही उत्तर है सही। प्रश्न, बिना तंत्रिका तंत्र के आप क्या नहीं कर सकते? ही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न, किसी गर्म वस्तु से अपने हाथ को हटा लेना प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है। सही उत्तर है सही। प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? सही उत्तर है अनैच्छिक। प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के बिना होती है। सही उत्तर है सही।